हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम टीडीपी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारी इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि आज हमारे जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। जी हाँ, चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इस पीडीएफ का वीडियो सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम अब तक अपने जो लेक्चर हैं उसको मींस अपने जो चैप्टर हैं उसको 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साथ के साथ हम जो 12 चैप्टर है उसको भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हर रोज की तरह एमसीक्यूज हैं, तो निश्चित आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड्स इन सेशन से। तो इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहा गया है, एक एसी ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों पर वोल्टेज के कलांतर का कारण है। वंस अगेन एक बार फिर फ्रेंड्स बोल रहा है, एक एसी वोल्टेज लाइन के ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों के वोल्टेज के कलांतर का क्या कारण है। मीन्स उसके अंदर जो कलांतर आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है, उस फेज डिफरेंस का क्या अंतर है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा हम कि क्या रीज़न है इसका। तो मैं आपको रीज़न पहले बताऊंगा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसके आंसर पर बताऊंगा। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं एक ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन ये है, मान लीजिए ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ट्रांसमिशन लाइन है और ये अर्थ है। मान लीजिए अर्थ और ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ पर क्या बनेगा, एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज स्टोर जब करेगा तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर करेगा। और कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े कैपेसिटर हैं उनके हम किस में डिनोट करते हैं, तो KVAR। आर मीन्स, आर बोले तो रिएक्टिव, मीन्स जो आपका कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को स्टोर करेगा। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को स्टोर करेगा। पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो आपका कैपेसिटर है वो कौन सी पावर को स्टोर करता है, तो रिएक्टिव पावर को करेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपका कैपेसिटर है उसकी रेटिंग किस में होती है, या फिर उसको हम किस में उसकी रेटिंग किस में डिनोट करते हैं या किस में रखते हैं, तो KVAR में उसकी रेटिंग को रखा जाता है। इसको भी नोट डाउन करिएगा फ्रेंड्स, KVAR में उसकी जो रेटिंग है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या रखा जाता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मींस रिएक्टिव पावर है ये। तो अब आपको पता लग गया फ्रेंड्स कि ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ के बीच अगर हम बात करें तो एक कैपेसिटर फॉर्म होता है फ्रेंड्स, और कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को स्टोर करता है। अब पावर तो स्टोर हो गई फ्रेंड्स, अब ये क्या करेगा, डिस्चार्ज भी करने की कोशिश करेगा। तो ये किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा फ्रेंड, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्चार्ज करेगा, जिस कारण क्या होगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से डिफरेंट हो जाएगा फ्रेंड। जबकि हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है फ्रेंड्स और वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए हर कंडीशन में, पर ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। ये हमारा केस किसके लिए है, आइडियल के लिए है। आइडियल में ऐसा होना चाहिए कि जितने वोल्टेज यहाँ से हमने पावर को ट्रांसमिट किया है उतने ही वोल्टेज पर हमको यहाँ पर पावर रिसीव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज आपका यहाँ पर एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है फ्रेंड्स, एक नहीं बहुत सारे, ये तो मैं एक लेकर चल रहा हूँ कैपेसिटर। उसकी डिस्टेंस पर लेंथ पर निर्भर करेगा कि कितनी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर आपका जब कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है तो इस कारण ये आपकी रिएक्टिव पावर को स्टोर कर लेगा। तो अब ऑप्शन आप खुद भी बता सकते हैं, सिस्टम वोल्टेज नो, ये भी गलत, इंसुलेटर गलत, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन ये भी गलत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन के रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज में है, वोल्टेज के दोनों सिरे हैं उसमें कलांतर उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहेगा और अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फ्रेंड्स 2 वायर सिस्टम बना है। वंस अगेन फ्रेंड्स, एक सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम बना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले
टू वायर बताऊंगा, फिर सिंगल फेज बताऊंगा। सिंगल फेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगल फेज में होता है, हम पहले बात करेंगे सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सिंगल फेज में एक तो लाइन होती है, मीन्स एक लाइन का वायर होता है, लाइन वायर है एक। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल। दूसरा आपका न्यूट्रल होता है फ्रेंड्स, या बोल सकते हैं कि रिवर्स पाथ है आपका। तो न्यूट्रल कितने वायर यहाँ पर हो गए? एक आपका न्यूट्रल हो गया फ्रेंड्स, और एक आपका लाइन हो गया। तो ये क्या बन गया? ये आपका सिंगल फेज टू वायर सिस्टम कहलाएगा। क्या? सिंगल फेज टू वायर सिस्टम कहलाएगा फ्रेंड्स। ये आपका सिंगल फेज टू वायर हो गया। एक वायर आपका लाइन कंडक्टर होगा और दूसरा होगा आपका आप जिसको बोलते हो न्यूट्रल। तो अब ऑप्शन में देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में कहा गया 2 कंडक्टर 0 न्यूट्रल, गलत। ऑप्शन बी में कहा गया 1 कंडक्टर 1 न्यूट्रल, ठीक है। बी में कहा है बोथ, तो सी में कहा है बोथ, तो सी गलत है। नन ऑफ द अबव बी, डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 कंडक्टर और 1 आपका न्यूट्रल प्राप्त होता है सिंगल फेज टू वायर सिस्टम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आता होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम बना होता है। वंस अगेन एक बार फिर, एक सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम बना होता है। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सिंगल फेज 2 वायर कैसे था, एक न्यूट्रल था और एक आपका लाइन वायर था। पर यहाँ पर पूछा गया है सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। तो अगर मैं आपको बता दूँ सिंगल फेज 3 वायर का, पहले तो मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ इसका पूरा सेटअप। फ्रेंड्स, हम एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में बताएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे हम वहाँ पर जो बच जाएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे आप बने रहिएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपका कंडक्टर, एक लाइन ऊपर हो गई, एक लाइन नीचे हो गई, लाइन कंडक्टर, 2 लाइन कंडक्टर हो गए फ्रेंड्स। तीसरा लाइन कंडक्टर यहाँ पर होता है हमारा, कहाँ पर? दोनों के मिड जो पॉइंट है वो आपका है कौन सा कंडक्टर? ये भी आपका लाइन कंडक्टर है। अब बचा आपका न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारे तीनों वायर कनेक्टेड होते हैं उसको हम न्यूट्रल बनाते हैं। तो ये वाला हमारा जो वायर है फ्रेंड्स, इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल वायर। तो आप देख लीजिएगा कितने वायर की ज़रूरत है। एक न्यूट्रल चाहिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो अगर सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, एक सेकंड, 4 वायर ये हो गया फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स, इस पर भी मैं भी चर्चा करूंगा। ये 4 वायर हो गया, अभी मैं 3 वायर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं 3 वायर की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए जस्ट अभी। तो ये है आपका लाइन कंडक्टर 1, लाइन कंडक्टर 2 फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो ये है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वायर अब देख लीजिएगा, आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा कितने वायर कौन से हैं। तो 3 वायर सिस्टम की बात कही गई है। एक वायर यहाँ पर है हमारा लाइन, एक वायर यहाँ पर हो गया, 2 लाइन हो गई। क्या हो गए? 2 लाइन वायर हो गए। अब बचा क्या? अब बचा हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के कितने वायर हैं? न्यूट्रल का सिर्फ एक वायर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? देख लीजिएगा फ्रेंड्स, 2 न्यूट्रल, 2 लाइन कंडक्टर चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो आई थिंक पहला वाला ही करेक्ट है, बी वाला गलत है, सी वाला भी गलत है, डी वाला भी रॉन्ग हो गया। अब मैं बात करता हूँ जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया। इसमें तो आपको पता लग गया फ्रेंड्स कि 2 कंडक्टर होंगे, एक न्यूट्रल होगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ये सिंगल फेज 3 वायर की, अब मैं बात करने वाला हूँ सिंगल फेज, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, सिंगल फेज 4 वायर। क्या? सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम। अब मैं सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये है, एक सेकंड मैं इसको पहले रफ करूँ। ये है हमारे 3 लाइन कंडक्टर, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। ये हो गए हमारे 3 कंडक्टर। अब एक क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम, क्योंकि 3 वायर तो 2 वायर पढ़ चुके, 3 वायर पढ़ चुके, अब 4 वायर की बात कही गई है। तो सिंगल फेज 4 वायर के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, 4 वायर होंगे जिनमें से आपका 1, 2, 3 आपके लाइन कंडक्टर होंगे और एक आपका न्यूट्रल होगा। अगर इन केस ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पर 3 ना देकर 4 पूछा जाता फ्रेंड्स, तो आप बता सकते थे कि 3 कंडक्टर होंगे आपके और एक आपका न्यूट्रल रहने वाला है फ्रेंड्स। तो इस
कॉन्टेस्ट में आपका ऑप्शन हो जाता ये वाला 3 कंडक्टर 1 न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है डीसी से एसी क्यों श्रेष्ठता प्रदर्शित करती है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि एसी क्यों सर्वश्रेष्ठ है, मीन्स डीसी से श्रेष्ठता प्रदर्शित करती है, मतलब क्यों श्रेष्ठ है, क्यों अच्छी है, किससे, डीसी से। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है एसी मोटर का उपयोग डीसी मोटर की अपेक्षा मित व्ययी मीन्स इकोनॉमिकल है। बिल्कुल इकोनॉमिकल है फ्रेंड्स। अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी जो मोटर्स हैं वो इतनी इकोनॉमिकल नहीं है जितनी इकोनॉमिकल हमारी एसी मोटर होती हैं। तो पहली तो यही कंडीशन हो गई। साथ के साथ दूसरी ये भी हो गई कि जो आपकी एसी मोटर है वो ज़्यादा लोड को वहन कर सकती हैं, मीन्स ज़्यादा लोड को वो कैरी कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है। तीसरी ये भी हो गई, तीसरा पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स, एसी मोटर की यूटिलिटी डीसी मोटर से अधिक है, बिल्कुल ज़्यादा अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि हम हर जगह डीसी मोटर का यूज़ नहीं कर सकते, पर हाँ अगर हम ऐसा हमारे पास कुछ एप्लीकेशन आ जाए कि हर जगह हम एसी को यूज़ करें तो बिल्कुल हम हर जगह एसी को यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम हर जगह डीसी मोटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका ये है फ्रेंड्स, एसी पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर की मदद से सरलता से ट्रांसमिट की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं एसी पावर है उसकी सप्लाई आप ट्रांसफार्मर की मदद से आसानी से सरलता से दे सकते हो। पर अगर हम डीसी की बात करें फ्रेंड्स तो डीसी आप ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो है। क्या? डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रेंड्स ज़ीरो है, जिस कारण आप ट्रांसफार्मर से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो ये सारे के सारे आपके फ़ायदे हैं किसके? एसी वोल्टेज के या एसी सप्लाई के। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फ्रेंड्स, सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम में शक्ति हानि लॉसेस का सूत्र है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉसेस है, लॉसेस ये वाला नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, डी गलत है, आपका ऑप्शन हो गया बी। क्या है ऑप्शन? P = 4p² रो L अपॉन VDC² cos phi W। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर को हम जानेंगे कि किसको हम क्या कहेंगे। ये तो फॉर्मूला है हमारे किसका? सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम के लिए, जो हमारी लॉसेस हो रहा है, पावर लॉसेस हो रहा है, उसके लिए है ये। अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, किससे डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये P ना लिखकर फ्रेंड्स W लिखिएगा, लॉसेस। ठीक है, लॉसेस W लिखिएगा, P ना लिखकर फ्रेंड्स। W = 4p² रो L अपॉन V² cos phi W। तो अगर मैं बात करूं P वाले की तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। P है पावर आउटपुट फ्रेंड्स। क्या है? पावर आउटपुट। रो है आपका रजिस्टिविटी। रो क्या है आपका फ्रेंड्स? रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है रो। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बी क्या है? सप्लाई वोल्टेज हो गई आपकी, जो डीसी के इक्वल है। cos phi पावर फैक्टर हो गया। डब्लू क्या है? डब्लू है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर वेट, जो आपका कंडक्टर है उसका वेट कितना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे रिप्रेजेंटेशन आपको पता लग गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयोग होता है लॉस को ज्ञात करने के लिए? मैं आपको बता दूं, मिड पॉइंट मतलब मध्य चालक की बात कही गई है। अभी मैं आपको बता चुका था 2 वायर जो था, 2 वायर जो सिस्टम था उसमें इन्होंने कहा है मध्य पॉइंट अर्थ कहाँ करा गया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कैसे हम अर्थ करेंगे। मैं पहले उसके रिप्रेजेंटेशन की बता रहा हूँ बात। तो ये आपके 2 वायर हैं, ये आपके लाइन 1 लाइन 2 हो गए। अब इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ये है, इसको हम क्या करते हैं? इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड करने का रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो करंट क्या हो, डायरेक्टली आपकी इससे पास हो जाए, अर्थ हो जाए। तो इस कारण हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट को अर्थ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा आपके यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है, मतलब लॉस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत है। तो अगर आपने इससे पहले वाला 5वां क्वेश्चन देखा है तो ये भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। W = P²
W बराबर पी स्क्वायर रो एल अपॉन 2b² DC cos स्क्वायर फाई ए। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम आमतौर पर किस पर उपयोग किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको 4 वायर सिस्टम की बात कह रहा हूं, तो 4 वायर सिस्टम की बात अगर मैंने कह दी यहाँ पर, अब इससे प्रीवियस में आपको बता चुका था 3 फेज 4 वायर बोल रहा है, तो 3 फेज पहले बना लीजिए, 1 2 3, ये 3 फेज हो गए फ्रेंड्स। क्या हो गए ये आपके, ये 3 फेज हो गए आपके, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 3 मतलब एक, अब आपका एक और वायर बचा होगा जिसको आप अर्थ करोगे या फिर न्यूट्रल दोगे, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब आपके न्यूट्रल में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर न्यूट्रल की बात करूँ तो न्यूट्रल हम इसका मिड पॉइंट देंगे। जब न्यूट्रल मिड देंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो मिड पॉइंट बीच वाला देंगे। तो अब यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंगल फेज इसको 3 फेज को सिंगल फेज में विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या करना है, सिंगल फेज बनाना है। सिंगल फेज में क्या होता है, एक लाइन एक न्यूट्रल। तो आप क्या करोगे, सिंगल फेज के लिए इस वाले वायर को और इसको एक साइड दे दोगे, जिस भी एरिया को, जिस भी रेजिडेंशियल एरिया को आपको सप्लाई पावर करना है। दूसरे एरिया को आप ये वाली पावर दे सकते हो, तीसरे को आप इससे और थर्ड वाले से कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सिंगल फेज में इसको परिवर्तित कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है यहाँ से आपका। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स मेरे जितने भी एनालिसिस है उसको जरूर देखते हुए चलेगा, उससे निश्चित आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा, जबकि आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 8 पर आ जाइए। सिंगल फेज सप्लाई में लाइन तार की तुलना में उदासीन न्यूट्रल तार का साइज होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं, इस क्वेश्चन में वो 1.5 गुना लगा देते हैं, आधा लगा देते हैं, 2 गुना लगा देते हैं, जबकि इनका कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लाइन वायर और आपका जो न्यूट्रल वायर है वो बराबर होते हैं, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कहा गया मानक वोल्टेज संचरण स्टैंडर्ड वोल्टेज ट्रांसमिशन नहीं है। इंडिया की बात कही गई है फ्रेंड्स, इंडिया में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज ट्रांसमिशन है उसकी बात कही गई है कि क्या नहीं है। तो 132 किया जाता है फ्रेंड्स, 400 किया जाता है, 400 kV भी किया जाता है, 132 भी किया जाता है फ्रेंड्स, 400 kV भी किया जाता है, आपका 750 kV भी किया जाता है फ्रेंड्स, और जो बच गए उसको भी मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका 11 kV पर भी कर दिया जाता है फ्रेंड्स ट्रांसमिशन। उसके बाद 33 kV पर भी किया जाता है, 22 kV पर भी किया जाता है, इन सबको लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। 132 kV पर भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्टैंडर्ड हैं। एक बार 1 सेकेंड एक बार फिर लिख रहा हूँ मैं, 11 kV, 33 kV, 1 सेकेंड, 11, फिर 22 kV पर आ जाइए, 22 kV, 33 kV, 132 kV। उसके बाद अगर बात करें हम फ्रेंड्स 400 kV, 750 kV, ये आपके स्टैंडर्ड हैं, इन पर ट्रांसमिशन किया जाता है फ्रेंड्स। इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा, इन पर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 222 kV, इस पर हम ट्रांसमिशन नहीं करते। तो डी गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया रेजिडेंशियल कंज्यूमर हेतु सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई का वोल्टेज स्तर होता है। तो ये बोला जा रहा है साफ साफ कि घरों में जो बिजली आती है फ्रेंड्स, मीन्स सिंगल फेज जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसका जो वोल्टेज स्तर है वो कितना होता है। 220 नहीं होता है, 210 भी नहीं होता है, 240 भी नहीं होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, 230, 230 वोल्ट। ये आपका स्टैंडर्ड है या फिर आपको इतना ही प्राप्त होता है, या प्रैक्टिकली मान लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 230 वोल्ट। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन नंबर में बोला गया उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होने वाली उच्च वोल्टेज संचरण ट्रांसमिशन डैश हाई ट्रांसमिशन डैश कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि जो आपकी उच्च वोल्टेज संचरण है, मीन्स हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, वो कहलाती है। किसको हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन,
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, मैं इसको पहले आपको इलेबोरेट करता हूँ। यहाँ लगा हुआ है आपका अल्टरनेटर, यहाँ से बिजली का जनरेशन हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर लगा हुआ है आपका ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा। स्टेप अप बोले तो उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करके हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं। तो इस वाले पॉइंट को बोला गया जो उत्पादन बिंदु से, मतलब जहां जनरेशन हो रहा है उस बिंदु से जो प्रारंभ हो रही है हाई वोल्टेज संचरण, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। क्या, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, जो कि आपकी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसको कितने पर करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो वो क्षमता पर डिपेंड करता है आपके प्लांट की। तो हम 33 kV पर भी इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स, और 66 kV पर भी कर लेते हैं, और 400 kV पर भी इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम 132 kV पर भी इसको कर लेते हैं। अब वहाँ पर हम देखते हैं कितना हमारा जो प्लांट है उसकी क्षमता कितनी है, इस आधार पर हम इसको करते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको राइट आंसर पता लग गया होगा फ्रेंड्स, प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वोल्टेज को हाई करने का या अप करने का रीज़न क्या है। तो जो फ्रेंड्स वोल्टेज है उसको अप करने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो हम जो आपकी पावर है तो कांस्टेंट पावर को ही हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए P = BI है, 3 फेज के केसेस में 3BI हो गया फ्रेंड्स, P = 3BI। तो अगर मैं बात कहूँ फ्रेंड्स कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि कांस्टेंट पावर पर ही हम ट्रांसमिट करते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज बढ़ा दिया, तो करंट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट करंट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज का तो अप करेगा पर करंट को डाउन कर देगा फ्रेंड्स। इस कारण क्या होगा, जब करंट कम हो जाएगी, तो जब करंट कम होगी तो आपके बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर हैं जो कम हो जाएंगे, जैसे कोरोना लॉस कम हो जाएगा, आपका फेरेंटी इफेक्ट कम हो जाएगा, स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके कम हो जाएंगे। साथ के साथ आपके जो कैपेसिटर, लाइन टू लाइन कैपेसिटर या फिर लाइन टू अर्थ जो कैपेसिटर फॉर्म होने वाले थे या बनने वाले थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो ये सारी के सारे फैक्टर हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं आपकी वोल्टेज को। तो इस कारण क्या करेंगे, इस कारण हम क्या करेंगे कि अपनी वोल्टेज का लेवल अप कर देंगे, जिस कारण क्या हो, हमारे लॉसेस कम हो जाए। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो जनरेशन बिंदु है, जो आपका उत्पादन केंद्र है, उस उत्पादन बिंदु से जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करा रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो लाइन है उस लाइन को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपके 11 जो चैप्टर था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम 12th वाले के करने वाले हैं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 12 हो गया फ्रेंड्स। मैं ये जो आपके MCQ सीरीज चल रही है, इस MCQ सीरीज को कंप्लीट कराने के बाद आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कराऊंगा। तो आपको ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे आपको ये पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12th वाला, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। दूसरा, अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो दूसरा रिलेशन होता है आपका R/Z। इससे भी आप पावर फैक्टर को क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक आपको पावर फैक्टर पता लग गया होगा कि आपका जो रियल वैल्यू और एपरेंट वैल्यू का जो रेशियो है उसको हम पावर फैक्टर बोल रहे हैं, या फिर जो आपका रेजिस्टेंस है और जो इम्पीडेंस है उसके रेशियो को भी हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात बताऊं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन संचरण मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर सुधार सकता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पावर फैक्टर कौन इंप्रूव करता है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कौन कौन कर सकता है, मैं पहले ही आपको बता दूं। सबसे पहले आपका सिंक्रोनस मोटर कर सकती है, दूसरा आपका कैपेसिटर बैंक कर सकता है, तीसरा आपका स्टेट कॉम कर सकता है। क्या, स्टेट कॉम भी कर सकता है आपका पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट। ये 3 डिवाइस हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। या फिर अगर प्लांट का पावर फैक्टर पुअर हो गया तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज सिस्टम्स या मशीन्स,
उसको हम करेक्ट कर लेंगे या फिर इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल लोड की, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका था। अगर मैं इंडस्ट्रियल लोड की बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडस्ट्रियल लोड का जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होता है। लैगिंग होने का क्या रीज़न है? लैगिंग होने का ये रीज़न है कि इंडस्ट्रियल लोड आपका इंडक्टिव लोड होता है। क्या? इंडक्टिव लोड। कौन सा लोड? इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि जो आपकी वोल्टेज है उसको करंट 90 डिग्री से लैग करेगी। क्या? 90 डिग्री से उसको लैग करेगी फ्रेंड्स, और जब लैग करेगी तो यहाँ पर हम लैगिंग पावर फैक्टर बोल सकते हैं। इस कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल लोड है उसका पावर फैक्टर पुअर पावर फैक्टर और साथ के साथ लैगिंग पावर फैक्टर है। अब उस लैगिंग पावर फैक्टर को हमको क्या करना है? उसको यूनिटी बनाना है। तो मान लीजिए जितना यहाँ पर लैग कर रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, उतना ही अगर पॉजिटिव किसी भी प्रकार मिल जाए हमको, तो क्या होगा? ये वाली जो पैरामीटर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारा? ये वाला पैरामीटर बच जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड को अगर हमको कैंसिल आउट करना है तो हमको उतनी ही रेटिंग का या केवीआर वैल्यू का हमको कैपेसिटर ऐड करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करती है, और इंडक्टिव के केस में क्या होता है? इंडक्टिव के केस में आपकी जो करंट है वो लैग करेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका पावर फैक्टर हम किसके मदद से इंप्रूव कर सकते हैं? तो कैपेसिटर बैंक की मदद से या सिंक्रोनस मोटर की मदद से या स्टेटकॉम की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। इन पॉइंट को मेरे लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लाइन रिएक्टेंस गलत, रिएक्टर गलत, इंडक्शन मोटर गलत हो गया, बूस्टर भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंक्रोनस मोटर की मदद से हम क्या करेंगे? पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे। दूसरा ये एक इसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक और है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। इस कारण भी ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑपरेट कराकर अपने पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एक कंज्यूमर के लिए सबसे किफ़ायती शक्ति गुणांक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे किफ़ायती क्या होगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर को हम कॉस से डिनोट करते हैं, और कॉस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू, अगर कॉस की बात करें तो कॉस की हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? यूनिटी होती है 1। ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, तो 1 के करीब लगभग ये वाला आ रहा है। और लैगिंग क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल जो लोड होता है या फिर जो आपका कंजम्पशन वाला लोड होता है वो आपका इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.95 लैगिंग। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ती है? तो किससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है? वोल्टेज एंड पावर फैक्टर को बढ़ाकर, बी है आपका वोल्टेज पावर फैक्टर को घटाकर, सी है आपका वोल्टेज घटाकर पावर फैक्टर बढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ना तो आप वोल्टेज और पावर फैक्टर को घटाकर बढ़ा सकते हो एफिशिएंसी को, ना ही आप वोल्टेज को घटाकर और पावर फैक्टर बढ़ाकर कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं, तो वैसे ही गलत है। अगर हमको अपनी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना होगा तो वोल्टेज को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, साथ के साथ हम पावर फैक्टर को भी बढ़ाएंगे, जिस कारण क्या होगा? हमारी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यही रीज़न है फ्रेंड्स, जब हम जनरेशन करते हैं उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं। क्या? हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन इसीलिए किया जाता है कि हमारी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दिल से शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ भी, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम और आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, और हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ वास्तव में फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया किस पावर फैक्टर के लिए रिकवरी वोल्टेज अधिकतम होगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जितना कम पावर फैक्टर होगा रिकवरी वोल्टेज उतनी ज़्यादा होगी। तो देख लीजिएगा कौन सा सबसे कम है। ये तो यूनिटी हो गया, यूनिटी तो सबसे बड़ा होता है फ्रेंड्स, 1 तो मैक्सिमम होता है पावर फैक्टर, ये भी काफ़ी है, ये भी काफ़ी है, जबकि 0 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। जितना कम पावर फैक्टर है उतना आपका अधिक रिकवरी वोल्टेज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पावर फैक्टर को निम्न में से किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो ऑप्शन ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी स्टेटकॉम, ऑप्शन सी स्टैटिक कैपेसिटर केवीआर कंपनसेटर, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं
ये तीनों ही आपके एक प्रकार के पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सिंक्रोनस मोटर से भी कर सकते हो, स्टेटकॉम से भी कर सकते हो, और कैपेसिटर बैंक से तो आप कर ही सकते हो। स्टेटकॉम भी एक प्रकार का आपका कैपेसिटर बैंक ही है। क्या? कैपेसिटर बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका? एक प्रकार का कैपेसिटर बैंक है। अब ये बैंक कैसे होता है? बैंक का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर केबीआर के डिफरेंट केबीआर वैल्यूज़ के कनेक्टेड होते हैं एक पैनल में। जितनी केबीआर वैल्यू का हमको चाहिए होता है, हमको रिक्वायरमेंट होती है, उतने का हम क्या करते हैं? इंसर्ट करा देते हैं अपनी लाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो अधिकतम यूनिटी 1 हो सकता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम cos फाई का मैक्सिमम मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1 यूनिटी तो ही होगा, यूनिटी से ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा, है ना, तो 1 ही होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। 18 में कहा गया है फ्रेंड्स, 18 में बोल रहा है पावर फैक्टर निम्नलिखित में से किस में अग्रगामी या लीडिंग होगा? तो लीडिंग बोला गया है, और लीडिंग का केस कहाँ आता है फ्रेंड्स? कैपेसिटर में आता है। तो अब आप बता सकते हो कैपेसिटर के केस में आता है, तो ये इंडक्शन हीटिंग हो गई। तो इंडक्शन हीटिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? इंडक्टिंग कॉइल यहाँ पर होती है, तो इंडक्टिंग कॉइल है यहाँ पर, या फिर आपकी जो इंडक्टिव कॉइल है वो है यहाँ पर। तो इंडक्टिव कॉइल के केसेस में आपका जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग हो जाएगा। साथ के साथ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में आपका यूनिटी होना चाहिए पावर फैक्टर, ये भी नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पर भी आएंगे, जबकि हम इलेक्ट्रिक आर्क की बात करें तो आर्क का तो बहुत पुअर पावर फैक्टर होता है, और वो भी होता है आपका लैगिंग, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे राइट है? इसलिए राइट है क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? 2 प्लेटें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 प्लेटें बनाते हैं, और उसके बीच में जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना है उसको बीच में रख दिया जाता है। यहाँ से हम पावर सप्लाई करते हैं। जब हम सप्लाई देते हैं, एक पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, एक पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव जब बनते हैं तो इसके बीच का ये वाला एरिया आयनाइज होना शुरू हो जाता है और एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देता है। तो आपको पता है अगर प्लेटों के बीच में एयर गैप है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से होता है, हम क्या करते हैं? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दोनों प्लेटों के अंदर रख देते हैं, जिस प्रकार हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस केसेस में हमारा क्या होगा? जो हमारा पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 19 पर आ जाइए। 19 पर 19 में कहा गया ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं स्टेप अप क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, आपको कि जो आपकी एफिशिएंसी है पावर ट्रांसमिशन की वो इंक्रीज हो जाए, इसीलिए किया जाता है। चलो पहले तो हम ऑप्शन के थ्रू बात करेंगे, फिर इसके डिटेल पर आएंगे। ऑप्शन ए में कहा गया है एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, बी है आपका मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए, सी है आपका ट्रांसमिशन लाइन लॉस घटाने के लिए, डी है आपका वोल्टेज लॉस घटाने के लिए। तो ना तो वोल्टेज को लॉस को घटाने के लिए करते हैं, ना ही ट्रांसमिशन लॉस को, ना ही मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। हम करते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी पावर ट्रांसफर हो रही है उस पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम स्टेप अप करते हैं अपने वोल्टेज को। तो याद रखना एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम स्टेप अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया फ्रेंड्स एसी ट्रांसमिशन लाइन में चरण संशोधन मीन्स फेज मॉडिफायर्स है। तो फेज मॉडिफायर्स क्या है? फेज मॉडिफायर्स ये काम करता है कि आपका कहीं ऐसा ना हो आपके फेज का जो पावर फैक्टर है वो पुअर हो जाए या बहुत लैग कर जाए, तो उसको बार बार वो क्या करता है? कंपनसेट करता रहता है। और कंपनसेट कौन करेगा पावर फैक्टर को? तो ट्रांसफार्मर नहीं करने वाला फ्रेंड्स, डीसी मोटर भी नहीं करने वाली, इंडक्शन मोटर भी नहीं करने वाली। कौन करता है फ्रेंड्स? आपका करता है सिंक्रोनस मशीन। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।